नमस्कार दोस्तों, एक डिवीजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विशाल शर्मा आए हैं। भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया है 1 फरवरी को, जिस पर विशाल शर्मा जी प्रकाश डालेंगे। मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा जो इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज जो ये प्रकाश डालेंगे वो आप तक जाएगा। विशाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये एक उभरता हुआ चैनल है जो कि युवा पीढ़ी के लिए इसका कंटेंट जारी किया गया है, जो कि उनका उत्साह, उन्हें मोटिवेशन देगा। ओके, विशाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि केंद्रीय बजट 2026 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, उनका ये लगातार 9वां बजट है जो कि लोकसभा में पेश किया गया है 1 फरवरी को। हर साल हमारा बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कर्तव्य भवन जो हमारी बिल्डिंग है उसमें भी पेश किया गया है। इस बजट के अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बजट में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा जो एलोकेशन किया गया है वो केपेक्स में किया गया है। केपेक्स क्या होता है? हमारा केपेक्स हमारा बिल्डिंग्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स, इन पे जो भारत सरकार खर्चा करती है उसे केपेक्स बोला जाता है। और ये 12 लाख करोड़ का हमारा ये केपेक्स किया गया है, जो कि पिछले 10 साल में सबसे हाईएस्ट रहा है। ठीक है। 2015 में ये 2 लाख करोड़ था और अब 2026 में है, ये कितना है? 12 लाख करोड़ किया गया है। और हम जो इसकी महत्वपूर्ण जो डिस्कशन रहा हमारा बजट का, वो क्या क्या रहा? गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बायो फार्मा सेक्टर पे विशेष ध्यान देगी और अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है जी। विशाल जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बजट कैसा रहा? क्या आयकर में कोई बदलाव हुआ है? साथ ही यह भी बताएं कि बजट के बाद कौन सी चीजें महंगी होंगी, कौन सी चीजें सस्ती होंगी, हमारी देश की आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली क्यों कहा जाता है? मिडिल क्लास फैमिली कहा जाता है जो 5 लाख से 30 लाख तक सालाना कमाती है, उसे मिडिल क्लास फैमिली की डेफिनेशन दी गई है इंडिया में। ये इस बजट में मिडिल क्लास फैमिली पे ज्यादा पॉलिसीज या ज्यादा रियायतें नहीं आई हैं, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष 2025 में ही अधिकांश रियायतें दे दी गई। जो हमारा अगर हम पिछला अपना बजट उठाएं तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनकम टैक्स में क्या क्या रियायतें थी? अगर हम सैलरीड बंदे के लिए कहें, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए कहें, तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात, क्योंकि 75,000 रुपए की हमारी डिडक्शन सैलरी के अंदर मिल जाती है। ठीक है। और अगर सैलरी से अलावा पर्सन है, अगर वो व्यापार करता है, तो 12 लाख तक कोई हमें टैक्स नहीं देना है। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इनकम टैक्स में 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक ओल्ड रिजीम है और एक न्यू रिजीम है। ठीक है। ओल्ड रिजीम में कोई भी आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। डिडक्शंस जैसे हम 80C से लेके 80U तक जो हमारी डिडक्शंस होती हैं, जैसे हम LIC में निवेश करते हैं, PPF में निवेश करते हैं, तो हमारी 1.5 लाख रुपए तक की हम छूट ले सकते हैं। ठीक है। ये रियायतें हमारी ओल्ड रिजीम में नहीं है, न्यू रिजीम में है। तो अब बात करते हैं कि ओल्ड रिजीम क्या अनिवार्य है? तो मैं बताना चाहूंगा कि अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो टैक्स पेयर होगा, जो रिटर्न फाइल करेगा, वो न्यू रिजीम के तहत ही करेगा। ठीक है। अगर उसे अगर ओल्ड रिजीम में जाना है तो उसे ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। विशाल जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक औसत आय वाले व्यक्ति के लिए 12 से 13 लाख प्रति वर्ष इनकम टैक्स के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कटौती होती हैं जो रिटर्न फाइल करते समय ध्यान रखनी चाहिए। या तो जो करदाता है उसको ध्यान रखना चाहिए, या जिस CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो अपनी रिटर्न फाइल कराता है, फिर उसको ध्यान रखना चाहिए। वो महत्वपूर्ण चीजें आप विशाल शर्मा जी आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हमारे यहाँ पे हमारे इनकम टैक्स के नियम के अनुसार 2 रिजीम चली हुई हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम।
अगर तो एक सैलरी, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, मैं कहता हूँ इनकम अगर आपकी 12 लाख से ज्यादा है, आप नोट कर सकते हैं पेन पे, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो आपको न्यू रिजीम के साथ जाना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यू रिजीम के जो टैक्स स्लैब्स हैं, जो टैक्स रेट के स्लैब्स हैं वो कम है, और हमें पता है कि 12 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपकी डिडक्शंस ज्यादा हैं, मैं कहता हूं कि जैसे आपकी सबसे ज्यादा जो डिडक्शंस होती है हमारी 80C की डिडक्शंस होती है, ठीक है। LIC की, PPF की, आपने हाउसिंग लोन लिया उसका जो आप प्रिंसिपल अमाउंट देते हो उसकी डिडक्शन मिलती है, साथ में आपकी क्या कहते हैं ब्याज की डिडक्शंस है, अगर आप हेल्थ चेकअप इंश्योरेंस कराते हो उसकी आपको डिडक्शंस मिलती है, 80U की डिडक्शंस मिलती है, हैंडीकैप्ड हैं अगर आप उसकी आपको डिडक्शंस मिलती है, अगर आपको कोई स्पेशल डिसीज या बीमारी के लिए ट्रीटमेंट आपको कराना है उसकी आपको डिडक्शंस मिलती है। ठीक है। ठीक है, अगर आपकी अधिकांश डिडक्शंस हैं, मैं कहता हूं 2 से 4 लाख रुपए तक की आपकी डिडक्शंस ही हैं, और आपकी इनकम 10 लाख से कम है, तो आप ओल्ड रिजीम के साथ जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपका फायदा रहेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनकम अगर हमारी 12 लाख से ज्यादा है और डिडक्शंस हमारी ना के बराबर हैं, तो हमें जाना चाहिए न्यू रिजीम पे। ठीक है। और अगर हमारी 10 लाख से कम है इनकम और डिडक्शंस हमारी अधिकांश हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख हमारी डिडक्शंस है, तो हमें ओल्ड रिजीम के साथ जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फायदे में जो आपका एप्लीकेंट है वो फायदे में रहेगा, उसका टैक्स कम से कम रहेगा। ठीक है विशाल जी, मेरा एक सवाल अपनी तरफ से ये है कि मुझे अभी एक सवाल आपसे पूछना है जी कि मान लो किसी एम्प्लॉय की या किसी बिजनेसमैन की जी। अगर इनकम 6 लाख से 8 लाख तक है तो क्या उसको भी रिटर्न फाइल भरनी चाहिए? बिल्कुल भरनी चाहिए। देखिए आपने कहा 6 लाख से 8 लाख है और वो क्या है, व्यापारी इंसान है। आपने कहा वो व्यापारी इंसान है और उसकी इनकम 6 लाख से 8 लाख के बीच में है। पहली चीज तो यह है कि उसका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है। जिनके तहत तुम्हें पता है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखिए टैक्स आपका जीरो बनने वाला है अगर आप कल को हाउस लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, ठीक है, तो बैंक क्या मांगती है आपसे, पिछले 3 साल की ITR मांगती है। बिल्कुल ठीक। अब आपको पता है कि आप एट अ टाइम उसे ITR भराने के लिए जाओगे तो आपको पता है कि आपको लेट चार्जेस लगेंगे, ठीक है, और पेनल्टीज भी लगती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी 2.5 लाख भी है इनकम सालाना, तब भी आप रिटर्न फाइल करिए। ठीक। क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं, 500-600 रुपए कोई भी आपका एक फ्रेशर सी आपको 500-600 रुपए की 2.5 लाख रुपए तक की या खुद भी भर सकते हैं, खुद भी आप भर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या क्या डिडक्शंस हैं, बैंक स्टेटमेंट आप ले लीजिए, पैन कार्ड आप ले लीजिए, और आप अपना सीधा ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपनी रिटर्न भर सकते हैं। तो फायदा आपका रहेगा, बिल्कुल फायदा रहेगा, लोन पर्पस के लिए आपका फायदा रहेगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि रिटर्न फाइल सबको भरनी चाहिए। अगर हम सब रिटर्न फाइल भरते हैं, टैक्स देते हैं, अगर हमारा टैक्स कटता है तो हमारे देश के विकास के काम आएगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए इसमें मैं आपसे कहूँ कि विकास तो एक बड़े पैमाने की चीज हो गई, जो कि एक हम व्यक्तिगत उसे रिलेट नहीं कर सकते, पर आप अपने लिए उसे कर सकते हो, अपनी सहूलियत के लिए कर सकते हो कि कल को आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तब आप एट अ पॉइंट जाओगे, आप 1000 रुपए 2000 रुपए उसमें लेट चार्जेस आपको फाइन करोगे, आपको भरने पड़ेंगे। तो उस चीज का बचाव करने के लिए आप अपना ITR की फाइल टाइम टू टाइम करिए, जरूर भरें। हाँ, और अब तो इस बजट में थोड़ा सा टाइम की अवधि बढ़ा दी गई है। ठीक है। इस बजट में अब आप अपनी ITR 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर तक भर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी इस बार आपकी जो ITR भरी जाएगी वो कौन सी ईयर की भरी जाएगी, 25-26 की भरी जाएगी। अभी हमारा क्या कहते हैं फरवरी चल रहा है, 1 महीना और बाकी है, 31 मार्च 2026 को हमारा ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। अभी तक था कि आप 31 दिसंबर 2026 तक भर सकते थे, ठीक है, पर अब जो बजट आया अब आप भर सकते हो 31 मार्च 2027। बिल्कुल ठीक। तो आपका यहाँ पे 3 महीने की अवधि बढ़ गई है। बहुत अच्छा। विशाल जी, आपसे मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी कि जो देश के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो सरकार इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है, वो मेरा सवाल ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए
यह बजट कैसा रहा? देखिए, बताइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने आयुष पे बहुत फोकस किया है। ठीक है। आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धि, ये हम्म, आयुष में आती है यहाँ पे। हम्म, और जिस तरीके से हमारे एम्स हैं, हम्म, ऐसे ही भारत सरकार कह रही है कि वो आने वाले 4 से 5 सालों में हम्म, 3 ऑल इंडिया आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट बनाने वाली है। बिल्कुल ठीक। तो आयुर्वेदा पे काफी जोर दिया है भारत सरकार ने। हम्म, साथ में ही आप ये देखिए कि जो हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, ओटी के कोर्सेज हो गए, ऑपरेशन थिएटर के कोर्सेज हो गए, इसमें भी हम डिप्लोमा करते हैं। तो हम 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए, जैसे हम अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, दिल्ली एनसीआर करते हैं, तो अब मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम मेडिकल लाइन में भी ऐसे ही एलाइड कोर्सेज कर सकते हैं जो हमें एक स्टार्टिंग दे सकते हैं हमारे करियर के लिए। ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है, वो एलाइड इंस्टीट्यूशंस बनाएगी। ठीक है। एलाइड इसका उसका उन्होंने नाम दिया है एलाइड हॉस्पिटल प्रोफेशनल्स। ओके। इसके इंस्टीट्यूट बनाएगी जिसमें जैसे लैब टेक्नीशियन हो गए, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन हो गए, रेडियोलॉजिस्ट हो गए, आपके डायलिसिस टेक्नीशियंस हो गए, इनके कोर्सेज आपको कराए जाएंगे। ठीक है। और इनसे फिर आपको आगे भविष्य बनेगा। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है विशाल जी, जो युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास पैसा कम है या नहीं है और उनके घर में उनका कोई बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, वो उसको हायर एजुकेशन कैसे दिलाए, इस पर भारत सरकार ने बहुत फोकस किया है पिछले काफ़ी टाइम से, और मोदी सरकार ने तो और भी ज़्यादा फोकस किया है। तो सवाल मेरा आपसे ये है, शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार ने इस बजट में कदम उठाए हैं, जो घोषणाएं की हैं जी, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, यह बजट कैसा रहा? देखिए, जैसे आपने ये बोला कि मिडिल क्लास का जो अपने बच्चों पे जो अधिकांश, जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाता है, ठीक तो है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना हमारी एक डिडक्शन होती है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ तो एक 80E करके डिडक्शन होती है। ठीक है। 80E की डिडक्शन में जो आपने एजुकेशन लोन लिया है उसके ब्याज, जो भी आपने साल में उस एजुकेशन लोन पे ब्याज दिया, उसकी आपको छूट मिल जाती है इनकम टैक्स में। ठीक है। और कोई लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है। आप अगर साल का 2 लाख रुपए भी ब्याज देते हो एजुकेशन लोन पे, अगर आपने, मैं कहता हूँ अगर 9% रेट है और 20 लाख रुपए का आपने लोन लिया, तो 20 लाख का 9% के हिसाब से कितना हुआ आपका? कितना हुआ आपका? हुआ करीबन 1,80,000। ठीक है। 1,80,000 रुपए जो आपका ब्याज है, इसकी आपको छूट इनकम टैक्स में मिल जाएगी। तो एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जो इनकम टैक्स फाइल करने वाला व्यक्ति है, उन्हें इन डिडक्शंस का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जैसे, और अब हम बात करते हैं कि बजट क्या लाई, बजट क्या लाई शिक्षा के क्षेत्र में। तो 2026 का जो बजट रहा, उसमें भारत सरकार ने कहा है कि वो क्या कहते हैं, आप पहले देखिए 2025 वाले बजट पे आप जाइए, 2025 वाले बजट में क्या रहा। तो 2025 वाले बजट में ये रहा कि एक तो आपका है पीएम स्कॉलरशिप वाली स्कीम थी, ठीक है, जिसके तहत जो टेक्नोलॉजीज और साइंस की फील्ड के जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं आईआईटीज में, ठीक है ना, उनके लिए क्या करेगी, जो एलिजिबल क्राइटेरिया पे बेसिस होके वो छात्रों को हर महीने स्टिपेंड देगी 70 से 80 हजार रुपए, साथ में 2 लाख रुपए का ग्रांट देगी। ठीक है। तो एक तो ये मुहिम रही है जो 2025 के बजट में आई है। उसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में साथ में इन्होंने क्या किया है कि अटल मिशन एक बनाया है, अटल मिशन। अटल मिशन के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स का उन्होंने एक स्कीम बनाई है जो कि स्कूलों में चलाई जाएंगी। ठीक है। 6ठी से 10वीं तक के बच्चों के लिए, और ये नीति आयोग द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है इसकी। ठीक है। तो ये क्या नाम है इसका? अटल टिंकरिंग लैब।
छठी से 10वीं के हम्म। तक के बच्चों के लिए हम्म। प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में भी अभी उन्होंने कहा है कि 5000 हम ऐसी टिंकरिंग लैब का हमने प्रस्ताव यहाँ पे रखा है। अब इसमें क्या रहेगा आपका अटल टिंकरिंग लैब में? अटल टिंकरिंग लैब में प्रति स्कूल 20 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। ठीक है। उस 20 लाख में 10 लाख आपकी सेटअप कॉस्ट रहेगी हम्म। और 2 लाख रुपए 5 साल तक आपकी ऑपरेशन का खर्चे के लिए आपको दिए जाएंगे। तो प्रति स्कूल 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक। होगा क्या इस अटल टिंकरिंग लैब में? अटल टिंकरिंग लैब एक तरीके का प्रैक्टिकल ऑन हैंड एक्सपीरियंस रहेगा बच्चों का, जो कि वो साइंस के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैकेनिकल्स के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसमें आपकी किट्स दी जाएंगी, उसमें सारे टूल्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए, मैकेनिकल आइटम्स हो गए। अब बच्चे उनमें ही उनसे सीखेंगे और फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उसमें वर्कशॉप्स भी होंगी, लेक्चर्स भी होंगे। तो ये बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा कदम प्रस्ताव उठाया है अटल टिंकरिंग लैब करके। ठीक ठीक। और साथ में एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एआई को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 500 करोड़ रुपए का निवेश किया है एआई के ऊपर, जो कि ये 2020 से चल रहा है और इस बजट में 500 करोड़ का और निवेश किया गया है। एआई इन्होंने बनाया है, कोर एक्सीलेंस बनाया है इन्होंने एआई के ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एआई को हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक। तो ईकरी विजन चैनल के दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत इंफॉर्मेटिव आपने जानकारी दी है और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस आपको ईकरी विजन चैनल पे बने रहना है, अगले वीडियो के इंतजार कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा इसे बढ़ाइए अपने दोस्तों में। जो युवा पीढ़ियां हैं जो अभी 12th से पास आउट हुई हैं या फिर 12th में आने वाली हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।